नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना एडवांस हिंदी प्रैक्टिस सेट में। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है बिल्कुल एडवांस है। जिस तरह से अब हमारे आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे हमारे ये क्वेश्चन सब कंप्लीट है। क्लियर है। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य से, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत से। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं, सबको अपना इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है। इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन करते हुए चलते हैं कि जब कभी भी किसी कवि से क्वेश्चन पूछा जाए तो उस कवि को यहीं पे अपनी एक ही वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर दो। सही, तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ जो दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना महात्मा गांधी पर आधारित है? बताइए। बाबूजी के जीवन पर आधारित है कौन सी रचना है? लोकायतन, उच्छ्वास, गुंजन या युगवाणी? कौन सी हमारी होने वाली है? उससे पहले आपको याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पूरा इनका जीवन परिचय देखते हैं, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आज तक बने हैं। कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे। आज देखो इनके बारे में क्या दिया गया है। इनके बारे में जो जन्म है इनका 1900 में कहां पर? कोसानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु पूछी जाए तो बताना 1977 प्रयागराज में मृत्यु। ठीक है, आपको जन्म और मृत्यु याद रखना है क्योंकि अभी अपने लास्ट पेपर में कवियों के जन्म और मृत्यु के आधार पर क्रम पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट इनके उपनाम, बहुत महत्वपूर्ण उपनाम है, जैसे गुसाईदत्त, गुसे से, प्रकृति के सुकुमार कवि और प्रकृति के चितेरे दोनों बोला जाता है, याद रखना है। सईदा, लक्ष्मण, मुकुल, नंदिनी, एक निहत्ता, बहुत महत्वपूर्ण एक निहत्ता याद रखना है। सुधाकर पेर्रे, रावणनुज, मोती, नंदन जी, नैन, उसके बाद शब्द शिल्पी, ये इनके नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे लास्ट वाला शब्द शिल्पी आपको याद रखना है, एक निहत्ता, ठीक है, और सुधाकर। बाकी जो गुसाईदत्त है नाम का आपको पता है, प्रकृति के सुकुमार कवि और प्रकृति के चितेरे, इनके महत्वपूर्ण नाम। अब बात कर लेते हैं इनके पुरस्कार की जो उपलब्धि रही है। 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1961 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और नेक्स्ट 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो हमारा हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। किस रचना के लिए? चिदम्बरा। क्लियर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए इनके द्वारा चिदम्बरा कब लिखी गई है तो बताना 1958 में लिखी गई थी। और ठीक इसके 10 साल बाद इसे पुरस्कार मिल जाता है, तो 68-58 का आप संयोग कर लेना, सही है। और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के क्षेत्र में पहले हमारे कवि बन जाते हैं। अन्य पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया, किसके लिए? लोकायतन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है लोकायतन, याद रखना। उसके बाद एक तो लोकायतन ये महाकाव्य भी है और इनकी अंतिम रचना भी पूछी जाती है, लोकायतन ही आती है। अब बात कर लेते हैं इनकी अन्य उपलब्धि, जो रचनाएं हमारे एग्जाम में हजारों बार पूछी गई हैं अब तक, जैसे गरजे का घंटा, वीणा ग्रंथि पल्लव, गुंजन, युगांतर, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ग्रामश्री, संध्या के बाद, स्वर्ण किरण, उत्तरा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, महाकाव्य भी और अंतिम रचना भी। मैं छोटी हूं, ताज, बे आंखें, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना, बे आंखें। उसके बाद परिवर्तन, स्वर्णधुली, युगपत, गीत हंस, खादी के फूल, उसके बाद मधुज्वाल, नेक्स्ट स्वच्छंद, उच्छ्वास, युगांतर, मुक्ति, यज्ञ, तारापथ, नेक्स्ट मानसी, सोबण, पतझड़, अब गुठित, मेघनाथ, बद्ध, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, आप 2-3 बार देखना इस तरह से, ये अपना याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनका उपन्यास, कई बार पूछा गया है। उपन्यास का नाम हार, एक उपन्यास याद रखना और उसके बाद इनकी आत्मकथा भी पूछी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट इनकी जो आलोचना है, जैसे गद्यपथ, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कहानियां,
5 कहानियां, उसके बाद पान वाला, नाटक रजत शिखर, शिल्पी, ज्योत्सना, अतिमा, सत्य, काम, उसके बाद युग पुरुष। महत्वपूर्ण इनके नाटक है, आत्मकथा और इनका उपन्यास, आप स्टार लगा लो, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इनकी कुमाऊनी रचनाएं आती, तो आत्मकथा क्या है, 60 वर्ष एक रेखांकन, कुमाऊनी कविता बुरूस, उसके बाद सार जंगल में तुईजा। तो ये इनके याद रखना, जैसे उपन्यास, आत्मकथा, कुमाऊनी कविता, नाटक, कहानी, आलोचना, सब कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इनके जो वन लाइन में क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है इनके बारे में, जो अन्य तथ्य दिए गए हैं। इनको नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक भी बोला जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो थी बे आंखें, जिसका विषय क्या है, किसानों पर आधारित है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आप एक चीज और बताना, अगर आपने पढ़ा है तो बताना कि मुंशी प्रेमचंद की या मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो किसानों पर आधारित है। ये तो हमारे सुमित्रानंदन पंत का है, आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताना है। अब देखते हैं नेक्स्ट अन्य रचना पल्लव, इसे क्या बोलते हैं, छायावाद का मैनिफेस्टो या छायावाद का घोषणा पत्र। उसके बाद नेक्स्ट और प्रकृति की चित्रशाला बोला जाता है पल्लव को। एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। इनकी प्रथम रचना जो छायावादी थी उच्छ्वास, अंतिम रचना छायावादी गुंजन। युगवाणी रचना गांधी और मार्क्स से प्रभावित है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो क्वेश्चन भी पूछा गया गांधी से, लेकिन ये तो गांधी और मार्क्स दोनों हो गए। नेक्स्ट इनका महाकाव्य लोकायतन किस पे आधारित है, गांधी पर लिखा हुआ है। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा आज के हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट, इन्होंने आईआईटी रुड़की का कुल गीत लिखा है, जयति जयति विद्या संस्थान। क्लियर है। नेक्स्ट इनको हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इन्हीं के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या पड़ा था, आकाशवाणी। सही है। अब देखो यहां पे भारतीय प्रसारण सेवा की स्थापना कब की गई, 1927। ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1936, और अगर पूछा जाए आकाशवाणी का नाम 1957। तीनों ही पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्लियर है। इन्हीं के बारे में सारी जानकारी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 1938 में इनकी मासिक पत्रिका आती है, नाम क्या है, रूपाभ नामक इनकी मासिक पत्रिका है। उसके बाद नेक्स्ट ये छायावाद के 4 स्तंभ में महत्वपूर्ण स्तंभ है, और इन्हें बोला क्या जाता है छायावाद का विष्णु और प्रवर्तक भी इन्हें कहा जाता है। क्लियर है। तो ये जो जीवन परिचय था सब किसका था, सुमित्रानंदन पंत जी का था, आपको याद रखना है। क्लियर है। अब देख लेते जो हमारा क्वेश्चन इनसे पूछा गया था। क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। टोटल इनके बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। इसी तरह से हम अपना एक कभी अपना हर वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, और आप इस तरह से भी करोगे तो आपका जो साहित्य का डर है वो बाहर चला जाएगा, मुश्किल से 1-2 मिनट देखने से। ठीक है। अब देख लेते जो दिया गया महात्मा गांधी पर लिखा गया है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा लोकायतन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट जो हमारा पूछा गया है, पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकार के जो नियम होते हैं, सरकारी नियम, सरकार के आदेश आदि की सूचना प्रसंग में होता है, मतलब सूचना देने के लिए किया जाता है। पहले देखा अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश या अर्ध सरकारी। तो सरकार के नियम और सरकार के जो आदेश होते हैं किस माध्यम से आते हैं, तो बताना अधिसूचना के माध्यम से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन हमारा पत्र लेखन से था। जितने भी हमारे टॉपिक हैं जो एडवांस है सब आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा हमारा, ये भी हमारा पत्र लेखन से। क्या दिया गया है, निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में क्या लिखा जाता है, बताइए। अभिनिवेदन के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला दिया गया है शुभेच्छु,
शुभचिंतक, आपका या भक्ति? बताइए। अभी निवेदन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा भक्ति। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें सही प्रयोग नहीं किया गया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए। पहले दिया गया है बैर का, प्रीति, उत्तम, अधम, आग्रह, अनग्रह, उसके बाद सृजन, संहार। बताइए कौन सा है हमारा जो गलत प्रयोग किया गया है? एक ही क्वेश्चन में चारों आ गए, ठीक है। यही अपना टारगेट होता है कि कम से कम एक ही अपने क्वेश्चन में, जैसे विलोम शब्द एक है, 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। बताइए कौन सा हमारा गलत होने वाला है? तो यहाँ जो हमारा गलत होने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आग्रह गलत है। तो सर इसका शुद्ध क्या होगा? तो बताना, शुद्ध होगा दुराग्रह। ठीक है, आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह हमारा सही आंसर हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में गणनावाचक विशेषण का उदाहरण बताना। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। और क्या पूछा गया है? गणनावाचक विशेषण का उदाहरण पूछा गया हमसे। बताइए पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, जो हमारा तीसरा होता है, ये गणना नहीं होता, ये तो क्या होता है? क्रम होता है। ये हमारा क्रमवाचक है। अगर पहला, दूसरा, तीसरा तो हमारा क्रमवाचक है। उसके बाद जो हम गणना करते हैं वो करते हैं 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। गणना हम हमेशा जनगणना जो करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 50, 2500 जो भी होगा, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला दिया गया है, प्रत्येक, हर एक या दो दो, ये कौन सा है हमारा? तो इसे बोलते हैं प्रति एक बोधक। प्रति एक बोधक हो जाता है हमारा। क्लियर है? उसके बाद दुगुना, या जैसा बोलते हैं 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना, ये कहां आता हमारा? ये तो आवृत्ति में आता है। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाता हमारा आवृत्ति वाचक। क्लियर है? कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो हमारा पूछा गया है ये तो गणना पूछिए। अगर क्रम होता तो हम कैसे लगाते? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद प्रत्येक, हर एक और 2 होते तो प्रत्येक बोधक हो जाता। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, कुछ भी होता, अगर गुने में होता तो हमारा आवृत्ति हो जाता। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारी गणना होती है 1, 2, 3 में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या दिया गया है। यहां पूछा गया है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। बताइए। कंठोष्ठ और दीर्घ दोनों की बात की गई है। हमारा दीर्घ भी है और हमारा कंठोष्ठ भी हो। बताइए कौन सा हमारा होने वाला है? बात कर लेते जो हमारे दीर्घ या कंठोष्ठ के बारे में। कंठोष्ठ में हमारे जो आते हैं, कितने आते हैं? एक तो ओ होता है और उसके बाद नेक्स्ट अ होता है। ये हमारे कंठोष्ठ होते हैं। बात कर लेते जो हमारा री है, इसे क्या बोलते हैं हम? ये तो मूर्धन्य होता है, इसे मूर्धा बोलते हैं। ऊ ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। जो दिया गया है औ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कंठोष्ठ होता है। अगर बात कर लेते ए, तो ए हमारा क्या होता? ये कंठ तालु हो जाता। क्लियर है? तो चारों कंप्लीट हो गए, ऑप्शन चारों हो गए। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बताइए क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है अनुस्वार का चिन्ह है। बताइए जो हमारा अनुस्वार होता है वो क्या होता है? पहला दिया गया है स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के पहले 2 बिंदी, स्वर के पीछे 2 बिंदी, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु। बताइए कौन सा होता है हमारा अनुस्वार? तो पहले तो आपको याद रखना जो हमारा अनुस्वार होता है और दूसरा होता है हमारा विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों ही जो होते हैं हमारे अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों क्या होते हैं? आयोगवाह होते हैं। ठीक, अनुस्वार में होता क्या है?
जो हमारी चंद्रबिंदी होती है वो ऊपर लग जाती है। सही, अगर पूछा जाता विसर्ग तो इसमें हमारी जो चंद्रबिंदी होती है हमारे स्वर के पीछे लग जाती है। क्लियर है? अब देख लो जो पूछा गया तो अनुस्वार है, जो हमारी चंद्रबिंदी होगी स्वर के ऊपर आ जाएगी, तो स्वर के ऊपर एक बिंदी क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। ये अनुस्वार के बारे में पूछा है। अगर होता स्वर के पीछे दो बिंदी तो हमारा विसर्ग हो जाता। ठीक, तो दोनों को याद रखना, अनुस्वार और विसर्ग। और ये भी देख सकते हैं किस तरह से अपना क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग जिसे हम आयोगवा बोलते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो बताना, इनका जन्म हमारा संस्कृत में हुआ है। क्लियर है? इनसे संबंधित जानकारी आपको याद रखनी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइए, राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रम से पूछा है, क्रम से है, बताइए कौन से? राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में जो कारकों का प्रयोग हुआ है किसमें क्रम से प्रयोग किया गया है? बताइए। देखो जो दिया गया है राम ने, और ने किस में आता है? हमारे कर्ता कारक में। रावण को, और को किस में आता है? हमारा कर्म में। बाण से, साधन का बोध किसमें होता है? हमारे कर्ण में। क्लियर है? जिसमें क्रम दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। राम ने रावण को तीर या बाण से मारा, कौन सा हो जाएगा? कर्ता, कर्म और कर्ण। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कर्ता, कर्म और कर्ण हमारा कारक हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया हमारा अलंकार से। अलंकार से दिया गया है और दिया गया है नीर भरे नैन, अर्थात आंसू से आंख भरे हुए। नीर भरे नैन रहे ताऊ ने प्यास बुझाई। बताइए कौन सा हमारा अलंकार होने वाला है? ये बिछड़ने वाली बात हो रही है। जब बिछड़ते हैं, जो ब्रह की स्थिति होती है कि नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ पा रही है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा इसमें? उत्प्रेक्षा, उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य? तो देखो प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, या तो मिश्र होगा या संयुक्त होगा या सरल होगा। सरल वाक्य की जो परिभाषा होती है इसमें सिर्फ एक ही क्रिया आती है। क्लियर है? जबकि कर्ता अनेक हो सकते हैं, तो हमारा सरल वाक्य भी नहीं हुआ। जो पूछा गया है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ पहचानने के लिए आते हैं, जैसे हम इसमें पहचानते हैं कौन सा हमारा संयुक्त है या कौन सा हमारा मिश्र वाक्य है। तो आपको याद रखना है, संयुक्त वाक्य में जो हमारे कुछ अव्यय आते हैं, जैसे क्या क्या आते हैं? और। संयुक्त वाक्य में आता है अतः, पर, किंतु, परंतु, एवं, उसका आता है या, नेक्स्ट अथवा। ये महत्वपूर्ण शब्द है जो हमारे किसकी पहचान होती है? संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। क्लियर है? तो याद रखना जो परिभाषा पूछी गई है किसकी थी? हमारे संयुक्त वाक्य की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट संधि से है और क्या पूछा गया है? पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद बताना, कौन सा हमारा हो जाएगा? पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहले तो संधि बताना कौन सी है इसमें? यण संधि हो जाएगी हमारी। ठीक, संधि विच्छेद जो होगा इसका पितृधन आज्ञा, पित्र आज्ञा हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर? पितृ आज्ञा में क्या हो जाएगा हमारा? पितृ धन आज्ञा। संधि कौन सी होने वाली है? यण संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा गया है? सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग होता है, बताइए। क्रिया बतानी है आपको। सकर्मक, देखना, रोना, कूदना, हंसना, कौन सी क्रिया होने वाली है हमारी? सब सकर्मक माध्यम से, बताइए। तो जो पूछा गया है सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी हमारी? देखना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया अब आप पहचान लेते होंगे क्योंकि अब तक हम कम से कम 100 प्रैक्टिस सेटों में तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है। वर्ण का अर्थ नहीं होता, बताइए कौन सा शब्द है जो हमारा वर्ण का समानार्थी शब्द नहीं होता? अक्षर, रंग, जाति या सुंदर, कौन सा है हमारा जो वर्ण का अनेकार्थी नहीं होता? तो बताना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सुंदर वर्ण का समानार्थी शब्द नहीं होता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बताना है आपको शुद्ध वर्तनी कौन सी हमारी शुद्ध वर्तनी है जो पूछी गई है। अस्पृश्यता, बताइए कौन सा रूप है जो हमारा अस्पृश्यता में शुद्ध रूप दिया गया है? तो बताना, ऑप्शन नंबर सी हमारा शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी अन्य जो हमारे तीन ऑप्शन है इसमें अस्पृश्यता गलत लिखा हुआ है। तो कौन से ऑप्शन का? सी हमारा शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये भी हमारा शुद्ध वर्तनी से ही होने वाला है। और क्या पूछा है इसमें? कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें हमारे तीन शुद्ध है, एक आपको अशुद्ध वाला छांटना है, कौन सा हमारा अशुद्ध होने वाला है? पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर या उज्जवल, बताइए कौन सा रूप है हमारा जो अशुद्ध होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी हमारा अशुद्ध हो जाएगा। क्या होता है? निरापराध नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? निरापराध होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन हमारे शुद्ध वर्तनी से थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या पूछा गया है इसमें? देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसमें देश भर के युवा में कौन सा पदबंध है? पदबंध से क्वेश्चन, ठीक है। पदबंध हमारा ऐसा टॉपिक होता है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, आपको याद रखना है। पदबंध के बारे में पूछा जाए, पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो बताना, पदबंध के हमारे 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, नेक्स्ट विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, इसमें हमारा कौन सा पदबंध होने वाला है? जो पूछा गया है देश भर के युवा, और देश भर के युवा में कौन सा हो जाएगा हमारा? ठीक है, संज्ञा पदबंध। ना इसमें कहीं क्रिया की बात है, सर्वनाम दिया नहीं गया है, ठीक है, और ना ही क्रिया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे ऑप्शन से भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। वाच्य से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या पूछा गया है? निम्न में हमें क्या पहचानना है? कर्म वाच्य को पहचानना है। कौन सा हमारा कर्म वाच्य होने वाला है? बताइए। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो देखो, मुझसे बैठा नहीं जाता ये क्या हो जाएगा हमारा? भाववाच्य। यहाँ राम और सीता दोनों की बातें की गई है, तो ये क्या हमारे कर्ता की प्रधानता है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। पत्र लिखा जाता है, अब किसी ने तो लिखा होगा, कोई तो कर्ता होगा, लेकिन यहाँ कर्ता को मेन नहीं माना गया है, इसमें कर्म की बात की गई है। ये कर्म क्या है? तो पत्र लिखा गया है, जबकि किसी कर्ता ने तो लिखा ही होगा, लेकिन यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं थी, सिर्फ कर्म दिखाना था। और ऑप्शन नंबर ए में हमारा कर्म ही दिखाया गया है, पत्र लिखा जाता है या पत्र लिखा गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक हमारा अव्यय नहीं है? किसमें? चारों ऑप्शन में प्रशंसा की बात नहीं की गई है, बताइए।
प्रशंसा की बात नहीं की गई है। साधु साधु जैसा राम राम बोल देते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। सुंदर, ये तो प्रशंसा होती है, ठीक है, बहुत सुंदर लग रहे हो, प्रशंसा। उसके बाद बाप रे बाप, ये डर के रूप में होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि बाप रे बाप बोलते हैं। शाबाश, ये भी प्रशंसा के बारे में किया जाता है। तो किसका प्रयोग प्रशंसा सूचक के रूप में नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा, बाप रे बाप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्या पूछा गया है? दरोगा किस भाषा का हमारा शब्द होने वाला है, ये आपको बताना है। इससे पहले भी हमारे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, और वहीं से अपने क्वेश्चन उठाया गया है। बताइए दरोगा किस भाषा का शब्द है? दरोगा के बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, इसी के सहयोगी होते हैं, जो हमारे एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं, जैसे दरोगा, मुगल, ये भी पूछा जाता है मुगल किस भाषा का शब्द है। मुगल के बाद नेक्स्ट जो अन्य शब्द आ जाते हैं, जैसे उर्दू जो है हमारा किस भाषा का शब्द है। बंदूक, बारूद, नेक्स्ट बारूद के बाद बेगम, नेक्स्ट कुली, जो पूछा गया हमारा दरोगा, बहादुर, तमगा, तमगा जो हमारा मेडल होता है, तमगा, ये सब किस भाषा के शब्द है? तो बताना ये तुर्की भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है सब? ये हमारे सब तुर्की भाषा के शब्द थे, जितने भी हमारे दिए गए हैं। और आपको एक चीज और याद रखना है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो ये तुर्की है, ये खुद किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की हमारा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और देखो जबकि जो दिया गया है उर्दू हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। आ रही है बात समझ में? उर्दू तुर्की का और तुर्की अरबी का है। जिस तरह से अपना हिंदी होता है फारसी का, इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से अपने चलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और क्या दिया गया है इसमें? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध बताना है। एक और क्वेश्चन पदबंध से है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है? इसमें क्रिया विशेषण है, पदबंध के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, कितने भेद होते हैं? 5 है। लेकिन ये क्या पूछा गया है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया की विशेषता बताने वाला पदबंध बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि सर ये आंसर है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।